सो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को 50 जूल की हीट दी और बोला कि इस 50 जूल की हीट से लेट्स से वर्क में कन्वर्ट करो से, तो रिवर्सिबली साइक्लिक प्रोसेस में उस इंजन की एफिशिएंसी 50 जूल में से अगर उसने 40 जूल का वर्क बनाया यानी कि 80% एफिशिएंसी दिखाई, यही मैंने उस कार्नोट साइकिल को इरिवर्सिबली कैरी आउट करवाया होता तो मैं ये देखता कि वो मशीन वो इंजन अगर 50 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहे तो आपकी बार वो सिर्फ 30 जूल वर्क बना पाए। यानी कि इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में हीट का मेजर फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं पाए। तो अगर हीट का काफी सारा हिस्सा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो जो हीट लॉस हो गई है जिसको आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाए, द फ्रैक्शन ऑफ द लॉस्ट हीट was much more when the process was carried out irreversibly by a working substance who is considered as a engine। तो वहां से हमने कल एक और चीज देख ली थी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकाला जाता है फॉर द सिस्टम। तो उसको एक बार हम रिकॉल कर लें। तो जब भी कभी चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है वी हैव द मेथड कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम ने कितना हीट एक्सचेंज किया डिवाइडेड बाय द एग्जैक्ट टेम्परेचर एट विच सिस्टम इज देयर। तो हम इसी मेथड के कैलकुलेशन से इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करते हैं। फिर हमने ये चीज देख ली थी कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी इफ द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल तो change in entropy can be calculated by taking this t term outside the integration and dq reversible का इंटीग्रेशन हो जाएगा q रिवर्सिबल। अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक हो तो डेल्टा s for the system will be 0 because dq reversible is 0 for isobaric process। q for the process will be qp or you can say small change in heat which is taking place for a process will be dqp which can be written as n into cpm into dt, and if I divide by t and integrate it then it becomes n cpm ln t final by t initial, and if this process is isochoric we already saw it in the last class dq small change in heat taking place during the process is dqv which is n cvm dt, and if I divide by t and carry out its integration from t initial to t final so entropy change will be n cvm ln t final by t initial। तो ये चार तरीकों से डिफरेंट प्रोसेसेस में मैं एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम निकालने के लिए इन सारे मेथड्स को यूज करूंगा। पर अब इस फॉर्मूला का मीनिंग एक बार समझिए। ये फॉर्मूला ये कह रहा है अगर किसी सिस्टम ने एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ हीट एब्जॉर्ब किया तो जिसके अकाउंट में हीट एब्जॉर्ब होगी लेट्स से सिस्टम के ने हीट एब्जॉर्ब की तो सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आए। अब जब आप किसी सिस्टम में कुछ हीट ऐड करोगे तो वो हीट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिस्टम का टेम्परेचर बदलेगी। पर अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हुई तो जो भी हीट आप सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हो वो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है वॉल्स अगर परफेक्ट कंडक्टिंग वॉल्स है द मोमेंट सिस्टम की तरफ सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुआ वो हीट तुरंत वर्क में कन्वर्ट हो जाए। बट वो हीट का हिस्सा टेम्परेचर को चेंज करने में यूटिलाइज नहीं होगा।
पर अब आप ये देखो कि अगर मैंने किसी गैस को अगर अपना सिस्टम बना दिया और गैस में मैंने कुछ हीट ट्रांसफर किया और मैंने उस हीट को बोला कि गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो हीट कहां जाए? गैस के लिए वो वर्क बन गई और वर्क डन बाय द सिस्टम में गैस एक्सपैंड करेगी। अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी और जब गैस ज्यादा सारे वॉल्यूम में बिखरेगी तो गैस में अनऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगी। गैस मॉलिक्यूल्स विल गेट इवन मोर अनऑर्गेनाइज्ड when you add some heat in the gas because gas get dispersed over large volume। तो मैं बोलूंगा गैस की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है क्योंकि गैस स्मॉल वॉल्यूम से लार्ज वॉल्यूम तक एक्सपैंड हो रही है तो गैस मॉलिक्यूल्स में अनऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी। पर किसके कारण बढ़ी? क्योंकि गैस ने सराउंडिंग से कुछ हीट एब्सॉर्ब किया लेकिन उस हीट ने टेम्परेचर राइज नहीं किया, उस हीट ने वॉल्यूम इंक्रीज करने में है, प्रोवाइडेड वो जो हीट का ट्रांसफर है वो स्लोली 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 हो, एब्रप्टली नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें हीट ट्रांसफर रिवर्सिबली चाहिए। अगर मान लो कोई ये कह दे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मैं कहूंगा नेचुरल सी बात है, एडियाबैटिक अगर कोई प्रोसेस है, कोई गैस है, गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है पर उसने सिस्टम ने सराउंडिंग से तो कोई हीट एब्सॉर्ब भी नहीं किया, भले ही गैस एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंशन के बावजूद भी अब उसके लिए एंट्रोपी चेंज जीरो होगा क्योंकि उसने सराउंडिंग से तो कोई हीट एब्सॉर्ब ही नहीं की। लेकिन आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं सिस्टम को हीट करूंगा तो हीट ऐड होने से सिस्टम के अंदर अब टेम्परेचर चेंज हो, जो हमारी डेली लाइफ में हीटिंग होती है जिसको हम हीट समझते हैं कि हम सोचते हैं कि जब किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो, ये तभी होगा जब प्रोसेस या तो आइसोबारिक हो या आइसोकोरिक हो। इसलिए हम डेली लाइफ में जितनी भी हीट की बातें करते हैं अपने सराउंड आसपास की दुनिया में, हम हमेशा क्यूपी या क्यूबी की बातें करते हैं। अगर मैंने किसी सिस्टम को हीट किया कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे, इसका मतलब क्या है? लाइक मैंने ओपन एटमॉस्फेयर में किसी को गर्म किया, मैंने चाय का कप लिया, गैस के ऊपर रखा, बर्नर पे रखा और हीट कर दिया चाय को ओपन किचन में, तो मैं उस चाय के कप में जब मैं हीट ऐड कर रहा हूं तो मैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूं, तो जो हीट मैं ऐड कर रहा हूं चाय के कप में वो चाय का कप का टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो टेम्परेचर राइज होने से मैं बोलूंगा चाय के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल हफड़ा दफड़ी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा सिस्टम अनऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं कह दूंगा कि सिस्टम की एंट्रोपी, सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज बढ़ रहा है। अगर मैं वही एक कुकर के अंदर सब्जी रख दूं, कुकर क्लोज सिस्टम है मेरे लिए, क्यों? क्योंकि कुकर के ऊपर ढक्कन लगाऊंगा पर कुकर की वॉल्स आर कंडक्टिंग। अब जब मैंने कुकर के अंदर सब्जी डाली, पानी डाला, मिर्च मसाले डाले और मैंने उसको बर्नर से अब हीट करना शुरू कर दिया, तो जो भी मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो उस हीट का हिस्सा टेम्परेचर राइज करने के काम आ रहा है। अगेन टेम्परेचर के राइज होने से एंट्रोपी चेंज बढ़ रहा है। एज यूजुअल आई सेड के टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, उनमें हफड़ा दफड़ी मचेगी, तो सिस्टम अनऑर्गेनाइज होगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका ताल्लुक, एंट्रोपी चेंज का ताल्लुक रैंडमनेस से या अनऑर्गेनाइजेशन से दो कारणों की वजह से। जब जब सिस्टम को वॉल्यूम बढ़ाने का मौका मिलेगा, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब गैस एक्सपैंड कर गई या कोई चाय का लिक्विड, मैंने चाय ऐसे फेंकी, कुछ नहीं गर्म किया, मैंने चाय ऊपर से फेंकी, फर्श पे गिरी, चाय नहीं बिखर गई, वॉल्यूम बढ़ गई। और वैसे यही होता है जब आप किसी लिक्विड को ऊपर से गिराते हो फर्श पे तो वो लिक्विड फैलता है, फ्लो करता है। तो जब कोई लिक्विड फ्लो करता है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उसके वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने में तब मैं कहूंगा उस वक्त वो सारे का सारा प्रोसेस
मेरे लिए आइसोथर्मल था, सिंपल चाय का कप, गर्म ही ऐसे फेंक दिया। या मैं यूं कह दूं, नॉर्मल पानी के गिलास में पानी लिया, पानी को कोई गर्म नहीं किया, पानी को कोई ठंडा नहीं किया, ऐसे फेंक दिया और पानी बिखर गया। वॉल्यूम के बढ़ने से सिस्टम का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मसाला लिया, हाथ में पकड़ा और मैंने उसे ऐसे फेंक दिया हवा में, मसाला बिखरता है। वो बिखर क्यों रहा है? क्योंकि मसाले के मॉलिक्यूल्स को पता है कि बिखरने में एनर्जी डिस्पर्स होगी, एनर्जी बड़े सारे वॉल्यूम में बटेगी। तो रियलिटी में ना एनर्जी का डिस्पर्जन, एनर्जी का डिसिपेशन, एनर्जी का स्प्रेडिंग, ये रियल मीनिंग है एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूले के हिसाब से। हम कहते हैं ना रैंडमनेस आ गई, अनऑर्गेनाइजेशन आ गया। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? असली मीनिंग, जब भी कभी एनर्जी को डिफ्यूज करने का मौका मिलेगा, एनर्जी को फ्लो करने का मौका मिलेगा, तब तब हमेशा वो प्रोसेस अपने आप होना चाहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मसाले को ऐसे फेंका, मसाला फैला, पानी को ऊपर से फेंका, पानी फ्लो किया। और इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक कंटेनर के अंदर पार्टीशन कर दी और यहां गैस मॉलिक्यूल्स रखे और यहां कुछ नहीं है, लेट्स से वैक्यूम है। द मोमेंट मैंने ये पार्टीशन हटा दिया, गैस फैल गई। मैंने कोई गैस गर्म नहीं की, कोई गैस ठंडी नहीं की। तो अगर मैं गैस को गर्म ठंडा नहीं कर रहा, मेरी प्रोसेस आइसोथर्मल है। पर द मोमेंट मैंने ये पार्टीशन हटाया, गैस मॉलिक्यूल इधर गए, पूरे कमरे में फैल गए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी थी वो सिर्फ इतने वॉल्यूम में थी स्टोर। उस एनर्जी को, उतनी ही एनर्जी को अब ज्यादा जगह मिल गई बिखरने के लिए। बेसिकली एनर्जी वांट्स टू फ्लो, एनर्जी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर द लार्ज वॉल्यूम। दैट इज हाउ आई विल से एंट्रोपी चेंज इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि जब आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो ये क्यों? जिस उस गैस ने जो भी फैलने के लिए यूटिलाइज किया, वो हीट सारी की सारी सराउंडिंग से सिस्टम के लिए वर्क बनती है। अगर मैं ये कह दूं कि एक पानी के बीकर में यहां मैंने इंक की ड्रॉप रखी, ये इंक की ड्रॉप ने पूरे पानी को कलर्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि इंक मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो बड़े वाले वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहती थी। तो बेसिकली एंट्रोपी चेंज का रियल मीनिंग जो है ना, वो जस्ट एक रैंडमनेस नहीं है, रैंडमनेस नहीं है, एनर्जी का बड़े लार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना, एनर्जी की स्प्रेडिंग होना, ये रियलिटी में मीनिंग है एंट्रोपी का। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने जितने भी ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल दिया, यहां मैंने आपको ये समझाया कि देखो मैंने कोई गर्म ठंडा नहीं किया गैस को, लिक्विड को या इंक को, गैस को कोई गर्म ठंडा नहीं किया, फिर भी तो गैस की एंट्रोपी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि सिस्टम ने वॉल्यूम को अपना इंक्रीज किया। वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज करने से सिस्टम अपनी एनर्जी को फ्लो करवाता है, डिस्ट्रीब्यूट करवाता है ओवर द लार्ज वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रेत का ढेर रखा ऐसे, ये रेत का ढेर है ए ढेर, और एक ये रेत का ढेर है ये वाला। कौन सा ऐसा रेत का ढेर होगा जो जल्दी से बिखर जाएगा, ए या बी? विच काइंड ऑफ द ढेर हैज मोर टेंडेंसी टू स्प्रेड, ए और बी? ए ढेर। क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर मैंने यहां पे सपोज 100 ग्राम रेत रखी और ये भी 100 ग्राम रेत रखी, उस 100 ग्राम मास को आपने लेस वॉल्यूम में स्टोर करके रखा हुआ, और जब मास को आपने लेस वॉल्यूम में स्टोर करके रखा है, अब वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़े वॉल्यूम में बिखारेगा।
क्योंकि मास के बिखरने में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, एनर्जी डिस्पर्स होगी, क्योंकि हर सब्सटेंस में इंटरनल एनर्जी तो है ही। तो इस वक्त सैंड पार्टिकल की टोटल इंटरनल एनर्जी जो सिर्फ इतने वॉल्यूम में डिस्पर्स है, वो चाहेगी कि मुझे बड़ा सारा वॉल्यूम मिले। रेत को आपने गर्म नहीं किया, ठंडा नहीं किया, फिर भी आप देखोगे क्योंकि ग्रेविटेशनल हाइट यहां पे ज्यादा थी, तो एनर्जी यहां पार्टिकल्स के पास स्टोर हुई पड़ी है। द मोमेंट पार्टिकल जब बड़े सारे वॉल्यूम में बिखरेंगे, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी को बड़े सारे वॉल्यूम में भी बिखेरते हैं। तो spread the energy over the large volume is the real meaning of dissipation of energy, distribution of energy, dispersion of energy over the large volume is real meaning of entropy. इससे अगर कोई सीधा ये कहता है ना एंट्रोपी इज रैंडमनेस, तो वो बात काफी हद तक सही है, पर वो पूरा सच नहीं है। अब अगर कोई ये कह दे, ये चीज आपने ऐसे समझी, मैंने ऐसे समझाई कि जब किसी सिस्टम का मैंने टेम्परेचर राइज किया तो उसमें हफड़ा दफड़ी आ गई, रैंडमनेस आ गई, पर ये थी एक अधूरी बात। यहां पर तो मैंने आपको अभी तक कहीं टेम्परेचर की बातें नहीं बताई, यहां मैंने आपको ऐसे बताया एनर्जी बड़े सारे वॉल्यूम में फ्लो करेगी, एनर्जी का लार्ज वॉल्यूम में स्प्रेड होना एंट्रोपी का रियल मीनिंग। अब मैं यहां पे समझाऊंगा टेम्परेचर बढ़ने से एक आंसर ये कि गैस मॉलिक्यूल्स में हफड़ा दफड़ी आ गई, सिस्टम अनऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन अब मैं उसको ऐसे समझाना चाहता हूं। मुझे एक बात बताना, मान लो बच्चों मेरे पास ना सपोज कुछ एनर्जी लेवल्स है। एनर्जी लेवल्स का मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज ए फर्स्ट शेल, दिस इज ए सेकंड शेल, दिस इज ए थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल, दिस इज फिफ्थ शेल। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ना 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स उनकी टेंडेंसी हमेशा होती है कि वो फर्स्ट शेल में रहे। न्यूक्लियस कह रहा हूं, मान लेता हूं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3। अब अगर मैंने यहां पे टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री कर दिया, सॉरी 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, 30 डिग्री कर दिया, 5 डिग्री मैंने इसे हीट किया, मैंने देखा कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड शेल तक चले गए, मान लो ये जंप करके सेकंड शेल तक चला गया, ये भी लेट्स से थर्ड शेल तक चला गया। मैं कहूंगा इस वक्त मेरे इलेक्ट्रॉन के पास 3 शेल्स की एनर्जी अलाउड है। मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरा एक पार्टिकल की एनर्जी सेकंड शेल के बराबर है, और सेकंड शेल की एनर्जी फर्स्ट शेल से ज्यादा है। इसको ऐसे समझ लो, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेप, एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेप, एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेप, एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेप, एनर्जी ऑफ 5 स्टेप, सो ऑन। प्लीज अपने पीछे माइक कंट्रोल करो। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास अब या तो एनर्जी E2 है या E3 है, और मैं ऐसा बोलूंगा 2 पार्टिकल की एनर्जी E3 है, एक पार्टिकल की एनर्जी E2 है। द मोमेंट मैंने टेम्परेचर और ऐड किया, मैंने इलेक्ट्रॉन को और एक्साइट कराया, अब प्रोबेबिलिटी ये थी कि कोई इलेक्ट्रॉन उठ के फिफ्थ शेल में चला गया। अब मैं ये कह सकता हूं द मोमेंट मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मेरे पार्टिकल्स की जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी E2 थी और मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी E3 थी, अब E5 भी पॉसिबल। यानी कि मेरे पास एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो और भी अब पॉसिबल होगी। अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, हो सकता है मेरा कोई ना कोई पार्टिकल उठ के E6 तक चला जाए। तो मैं बेसिकली मोर एंड मोर एनर्जी की अलाउड वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल करवा रहा हूं। इसको बोलते कि एनर्जी का स्प्रेडिंग होना ओवर द लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। जब मैं किसी सिस्टम में मोर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इंट्रोड्यूस करता हूं, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग इज एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जब मैं टेम्परेचर और राइज करूंगा, मान लो ये तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल दी, मान लो मेरे पास एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन हो, कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होते, कुछ सेकंड में होते, कुछ थर्ड में होते, कुछ फोर्थ में होते, ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते। रैंडम वो पहले भी थे,
पर जब मैं टेम्परेचर ऐड करूंगा तो मेरे लिए ये जो मेरी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है, इसकी वेराइटी, इसकी पॉसिबिलिटी अब और हो गई। अगर पहले मेरा कोई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम E5 एनर्जी अटेन कर रहा था, अब हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे काफी सारे मॉलिक्यूल E8, E9, E10 तक की एनर्जी अटेन कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये वाइड होता जा रहा है। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी which is getting wider and wider, this is actually the meaning of entropy. एनर्जी का डिस्पर्स होना, यानी कि जब मैं सिस्टम को एनर्जी दूं, वो ये कहे इलेक्ट्रॉन कैन हैव मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, इट कैन हैव मोर वैरायटी ऑफ एनर्जी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था ना, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व पढ़ा था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व में आपने ये चीज देखी थी कि सपोज किसी टी टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन था एनर्जी का। दिस वाज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दिस वाज एनर्जी। हम ये कह रहे थे उस वक्त कि किसी टी टेम्परेचर पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम इतनी है, लेकिन एनर्जी की रेंज इतनी है, एनर्जी की रेंज इतनी है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो उस वक्त मैं इस ग्राफ को ऐसे बना रहा था, ब्रॉड कर रहा था। मेरे पास मॉलिक्यूल सैंपल के अंदर क्लोज कंटेनर में गैस के अभी भी उतनी थी, पर अब उस गैस मॉलिक्यूल के लिए अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी, अब यही फ्रैक्शन जो हाईएस्ट एनर्जी का था, इसके पास अब एनर्जी की ये जो रेंज थी ये और बढ़ गई। सपोज करो ये वाली एनर्जी सपोज 1000 जूल है और ये एनर्जी 0 है। मैं कहूंगा मेरे मॉलिक्यूल्स 0 से 1000 जूल के बीच में कोई भी एनर्जी की वैल्यू अटेन कर सकते हैं। पर जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब मेरे मॉलिक्यूल्स के पास 0 से 1000 तक की रेंज नहीं, अब हो सकता है 0 से 1500 जूल तक की एनर्जी अलाउड हो। यानी कि मेरे सिस्टम ने एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को वाइड कर दिया। ये भी तो एनर्जी लार्ज स्प्रेडिंग हो रही है, जिसको मैंने बोला था ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन नैरो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाइड है। पर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर माय सिस्टम नाउ हैज मोर रेंज। अगर पहले टी टेम्परेचर पे मेरे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की रेंज इतनी थी, अब टी डैश पे ये एनर्जी की रेंज और बढ़ गई। टी डबल डैश करने पे एनर्जी का रेंज और वाइड हो गया। यानी कि मेरे सिस्टम में नई नई एनर्जी स्टेट इंट्रोड्यूस हो रही है। इसलिए मैं बोलूंगा एनर्जी स्टेट का इंट्रोड्यूस होना विद इन अ सिस्टम या सिस्टम के लिए मोर देन वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ एनर्जी को अटेन कर पाना, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। अप टू हियर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे। सर वो स्पीड की रेंज थी ना? स्पीड की रेंज थी, वो स्पीड की रेंज को मैं एनर्जी की रेंज में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि यस आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो काइनेटिक एनर्जी है ना, यस मतलब सर उनमें यस सर। टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है जो इवेंचुअली स्पीड से रिलेटेड है। ओके सर तो थैंक। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम किसी सिस्टम को गर्म करते हैं ना, तो सिस्टम के पार्टिकल्स के लिए हम बेसिकली मोर एनर्जी वैल्यूज अलाउ करते जा रहे हैं। तो एनर्जी स्टेट का बढ़ना, मैं बोलूंगा कि यस दैट इज द मीनिंग, एंट्रोपी बढ़ गई, राइट। उसके लिए अब खुद देखना, खुद सोचना। मान लो आपके 5 मॉलिक्यूल पहले यहां कहीं है, 2 सेकंड शेल पे, थर्ड शेल पे, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एटम मॉलिक्यूल रैंडमाइज होंगे, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां। पर वो रैंडमाइज क्यों हो रहे? क्योंकि उनको पता है अब मोर वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर अलाउड। जब जब सिस्टम को लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स असेसिबल होंगी, ऐसे केस में सिस्टम को अनऑर्गेनाइज होना ही पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। मुझे एक बात बताना, मेरे पास ना एक शेल्फ बॉक्स है। शेल्फ बॉक्स में मतलब बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ। मेरे पास में यहां 3 बॉक्स, 3 बॉक्स में
मैंने अपनी कुछ बुक्स ऐसे रखी प्रॉपरली पैक्ड, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, फिर फोर्थ बुक या फिफ्थ बुक, मैंने सारी बुक ऑर्गेनाइज रखी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बुक्स में एंट्रोपी है, अनऑर्गेनाइज तो नहीं दिख रही। मान लो आपने किसी दिन मेरे को कहा सर अब आप ना छोटी सी अलमारी रखते हो, आप एक काम करो, एक बड़ी अलमीरा ले लो जिसमें मेरे पास फर्स्ट शेल्फ, सेकंड शेल्फ, थर्ड शेल्फ, फोर्थ शेल्फ और एक फिफ्थ शेल्फ भी। अब मेरी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि मैं कभी अपनी बुक्स यहां रखूंगा, कभी अपनी बुक्स यहां अरेंज करूंगा, मैं अपनी बुक यहां भी रख सकता हूं, पर मैं अभी भी मेरी बुक्स ऑर्गेनाइज है। पर मैं ये कहूंगा कि मेरी बुक्स को रखने के लिए मेरे पास वैरायटी, चॉइसेस ज्यादा है। अब मैं ग्राउंड शेल्फ पे रख सकता हूँ, फर्स्ट शेल्फ पे रख सकता हूँ, फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में, फोर्थ बॉक्स में, तो देर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि मैं अपनी बुक यहां भी रख सकता हूँ। तो मैं कहूंगा ये भी अनऑर्गेनाइज नहीं है, ये भी अनऑर्गेनाइज नहीं है, पर मैं कहूंगा इस सिस्टम में एंट्रोपी इससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अलाउड वैल्यूज ऑफ बॉक्सेस जहां मैं बुक्स रख सकता हूं ये ज्यादा है। यानी कि मैं बुक्स को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, जिसको बोलूं, मैं रखना चाहूंगा कि जहां भी मेरे पास अलाउड वैल्यू ऑफ चॉइसेस मिलेंगे ना, चॉइसेस ज्यादा मिलेंगी, हमेशा वहां एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वे को अभी ये नहीं कह सकते ये अनऑर्गेनाइज है, ये अनऑर्गेनाइज है। द मोमेंट आप कभी भी किसी मटेरियल को, किसी भी दुनिया में बंदे को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, मान लो, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोले ये ले 500 रुपए से शॉपिंग कर। आपने कहा नहीं यार, पापा ने पॉकेट मनी 500 की रखी है, तो 500 से ना मैं सिर्फ या तो एक पेन खरीदूंगा या एक जीन्स खरीद लूंगा। नहीं, जीन्स सस्ती, इतनी सस्ती नहीं, कुछ कॉपी स्टेशनरी खरीद लूंगा। तो मैं बोलूंगा आपने अपने पैसे को खर्च किया, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज की इन सिलेक्शन ऑफ, इन बाइंग ऑफ फ्यू बुक्स, चॉकलेट खाने पीने के लिए, और लेट से कुछ आपने ग्रोसरी खरीदी। तो बेसिकली आपके पास अवेलेबल चॉइसेस टू बाय द बुक्स, बाय द ऑब्जेक्ट्स, ये नैरो था। द मोमेंट आपको मैंने पैसा और दिया, मैंने कहा ये 1000 रुपए अब तेरी मंथली इनकम बन गई पॉकेट में, अब आप बोलोगे नहीं अब तो मैं कोई बड़ी चीज भी लूंगा। आपने अपने दायरा बढ़ा दिया, किसी ने कहा नहीं आपको, अपने आप ही आइडिया आएगा, अरे यार मेरे पास अब पैसे आ गए, मैं बड़ी चीज लूंगा, अब मैं वॉच भी लूंगा। तो जब द मोमेंट आप अपनी उसी एनर्जी को ओवर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या यूं कह लो उसी पैसे से आप बहुत सारी चीजें खरीद रहे हो, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाइड कर दिया। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई मीन फॉर एंट्रोपी। यू गॉट द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? इज यस दिस सर। टू ऑल ऑफ यू कि एंट्रोपी का मीनिंग रैंडम है? ये जब कार्नोट आया था, कार्नोट के बाद एक बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, एक क्लॉसियस थे। उस जमाने में जब तक एंट्रोपी इस फॉर्मूला से निकल रही थी ना, आज भी एंट्रोपी चेंज इसी फॉर्मूला से निकलती है, इसको तब रैंडमनेस डिसऑर्डर से बताया जाता है। जब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में एडवांस, जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, तब एंट्रोपी की डेफिनेशन बेसिकली बदल गई। तो अगर कोई आपको आज लेटेस्ट टाइम में कोई पूछे ना व्हाट इज एंट्रोपी चेंज, आप ये नहीं कहोगे रैंडमनेस, आप कहोगे एनर्जी डिस्पर्जन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, to introduce more number of energy levels in a system. This is the real meaning of entropy. इसलिए जब भी कभी सिस्टम को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एनर्जी स्टेट मोर लेके आनी है, तो ये सारी चीजें अपने आप होंगी तभी जब सिस्टम में अनऑर्गेनाइजेशन आए, क्योंकि इनको करने के लिए सिस्टम को अनऑर्गेनाइज होना पड़ता है। Is that point clear to all of you? And if someone wants to ask any question, please ask. सर ये जो ग्राफ बताया थोड़ा सा उसको बता दीजिए थे। पहले मुझे ये बताओ अपना नाम। सर टुन्नू। तो टुन्नू पहले तो अपने माइक को पीछे से कंट्रोल कर, और मुझे पहले एक बार याद करके बता
क्या ये हमने गैसियस स्टेट में ऐसा कर्व देखा था कहीं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन? यस सर। हाँ, तब हम क्या कहते थे? अच्छा, अब तो चुप ही रही हो। तो तब हम ये कहते थे कि किसी टी टेम्परेचर पे ये कर्व अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहते थे कि ये वाई एक्सिस पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे और ये एनर्जी की वैल्यूज अलाउड थी। यहाँ स्पीड थी बेसिकली, पर अगर मैं उसी स्पीड को एनर्जी की टर्म में लिख दूं, क्योंकि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल से आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो इवेंचुअली आप ये आइडिया लोगे अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो मैं कहूंगा कि मेरे कुछ मॉलिक्यूल, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है। यानी कि जो एनर्जी की रेंज थी वो आपने 0 से लेके यहां तक रखी हुई थी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, किसी गैस को हीट किया, तो गैस मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो हो सकता है पिछली बार 1000 जूल तक आपकी मैक्सिमम एनर्जी थी सिस्टम के पास, और उस 1000 जूल को अटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स नो डाउट कम है, पर जब आपने सिस्टम के अंदर हीट ऐड की, टेम्परेचर बढ़ाया, तो मॉलिक्यूल्स की अब एनर्जी, सपोज मैक्सिमम एनर्जी जो 1000 थी अब वो 1500 हो गई। तो अब आप ये कहोगे कि अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनके लिए 1500 जूल तक की एनर्जी अटेन करना पॉसिबल था। मैं कहूंगा कि मेरा ग्राफ ये वाइड टी डैश टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेरे सिस्टम में एनर्जी की वैल्यूज और इंट्रोड्यूस हो, यानी कि मेरे सिस्टम के पार्टिकल्स के पास अब 0 से लेके 1500 तक की एनर्जी अटेन करना पॉसिबल है। तो मेरे सिस्टम में एनर्जी स्टेट और ऐड होगी। अगर मैं टेम्परेचर को और बढ़ा देता हूं तो हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से अब मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी तो एब्जॉर्ब की, हो सकता है पहले हाईएस्ट एनर्जी जो 1500 थी अब हो सकता है वो 2000 होगी। तो ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये वाइड होता जा रहा है। ये जो एनर्जी की रेंज है वो नैरो रेंज से लार्ज रेंज हो रही है, यानी कि योर सिस्टम कैन हैव मोर वैरायटी ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टेट इंट्रोड्यूस हो गए। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। इज दैट क्लियर टू नो? यस सर। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक। हाँ जी सर, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है आप इस फॉर्मूले से कैसे रेट कर सकते हैं इस चीज को? किस फार्मूला से? ये जो सर मैंने लिखा डेल्टा। हाँ सर। क्योंकि हम इस डी क्यू को कैसे देख रहे हैं, एक मिनट अभी बताओ सर। और सैंड वाला एग्जांपल अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में देंगे तो यार ग्रेविटी फ्री स्पेस सच आएगा कहाँ? चलिए ये बताओ। हम तो डेली लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर रहे हैं। सर ये एंट्रोपी को बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन उससे बिल्कुल रिलेट होगा। करेंगे हम आने वाले टाइम में जब थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे। अब अगर कोई आपसे ये पूछे डी क्यू रिवर्सिबल बताओ क्या होता है, सबसे पहले एक चीज देखना, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आप अब लिखोगे भी जो मैं बताऊंगा। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, change in internal energies dq plus dw from the first law of thermodynamics. Now if your process is reversible, if a process is reversible, तो मैं यहां पे टैग लगा दूंगा, अगर सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट तक सिस्टम किसी प्रोसेस को फॉलो करता हुआ सिस्टम के लिए स्टेट चेंज हो गया, लेकिन रिवर्सिबल पाथ से स्टेट चेंज हुआ, तो मैं यहां टैग लगा दूंगा डी क्यू रिवर्सिबल, और मैं वर्क को लिख रहा हूं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो मैं पी एक्सटर्नल को रिप्लेस कर सकता हूं पी सिस्टम से। तो मैंने ये मान लिया ये सिस्टम का प्रेशर है, पी एक्सटर्नल इज पी सिस्टम इज पी। अब मैं डीई प्लस पी डीवी को डी क्यू रिवर्सिबल लिख सकता हूं। पीई कैन बी रिटन एज NCVM into dt and PdV is equal to
डी क्यू रिवर्सिबल। अब अगर कोई ये कह दे कि डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑन बोथ साइड कर दूं, तो इसे इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं, तो अब ये मेरे लिए बन गया डेल्टा एस फॉर द सिस्टम। तो ये बन गया एन सीवीएम डी टी बाई टी प्लस पी बाई टी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। पर पहले ये बताओ, क्या अभी तक आपने इस रिलेशन में कहीं कोई कंडीशन लगाई कि आप आइडियल गैस की बात कर रहे हो? मैंने कहीं कंडीशन नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी चेंज जब भी काउंट करना है आपने रिवर्सिबल पाथ की मदद से करना। अब ये एंट्रोपी चेंज क्या बता रहे हैं? अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव करना है तो डीटी पॉजिटिव कर दो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दो, और टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। तो अब मैं उसको ये बोलूंगा कि सिस्टम में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वाइड हो गया। नाउ मॉलिक्यूल्स कैन हैव मोर वेराइटी ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई कह दे क्या इस फॉर्मूले का रिलेशन एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से था, मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि डीक्यू रिवर्सिबल का ताल्लुक टीटी से। और अगर मुझे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव लाना है तो वन वे टेम्परेचर चेंज कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर को बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के पास अब वाइड वैरायटी ऑफ एनर्जी होगी। दूसरा तरीका, अगर डीवी नंबर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि किसी सिस्टम को एक्सपैंड करा दो, तब एंट्रोपी चेंज बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जिस नंबर डी क्यू रिवर्सिबल की आप बातें कर रहे हो ना, इसका ताल्लुक डीवी और डीटी से। तो जिस सिस्टम में आप टेम्परेचर ऐड करोगे, जिस सिस्टम में आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, ऐसे सिस्टम के लिए मैं बोलूंगा कि डीक्यू रिवर्सिबल पॉजिटिव है। यानी कि हीट एब्जॉर्ब कैन डू 4 टास्क। हीट एब्जॉर्ब if process is carried out at constant volume, this number is 0, then heat absorbed will only change the temperature, increase the temperature. टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मॉलिक्यूल, जिसको मैंने बोल दिया हफड़ा दफड़ी मच गई। तो बेसिकली वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि एनर्जी की अलाउड वैल्यूज अब एक नैरो रेंज में नहीं है, दे आर इवन ऑफ द लार्ज रेंज। सिस्टम कैन हैव फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस एनर्जी नहीं, मे बी सिस्टम कैन हैव दिस मच रेंज ऑफ एनर्जी। अगर मैंने हीट सप्लाई की पर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन हटा दी, तो अब जब जब मैं हीट ऐड करूंगा तो उस हीट का कुछ हिस्सा एक्सपेंशन भी करेगा और कुछ हिस्सा सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा। तो जब जब हीट एक्सपेंशन भी करवाएगी किसी सिस्टम में, टेम्परेचर भी राइज करवाएगी, तब भी मैं कहूंगा एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। द मोमेंट आपने बोल दिया कि हीट सप्लाई हुई लेकिन प्रोसेस इज परफेक्टली आइसोथर्मल, तो ये नंबर हो गया 0। तो मैं कहूंगा अब जो आप हीट सप्लाई करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे, वो सिर्फ वॉल्यूम चेंज करेगी, वॉल्यूम को बढ़ाएगी, घटाएगी, तो एक्सपेंशन ही होगा। अब ये टर्म हट गई, तब भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। अगर आपने बोला प्रोसेस एडियाबैटिक थी, तो मैं कहूंगा हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, यही 0। तो ऐसे केस में अगर गैस एक्सपैंड कर गई, एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर गई, वॉल्यूम बढ़ गया, तो एक्सपेंशन में आप याद है एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस ठंडी होती थी, और अगर गैस ठंडी होगी तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से नेगेटिव चेंज लाएगी कि इसका पॉजिटिव चेंज, गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसका पॉजिटिव चेंज इसके नेगेटिव चेंज के साथ न्यूट्रलाइज होकर इसे 0 कर दे, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यों रिवर्सिबल 0, और अगर ये 0 है तो फिर ये ओवरऑल टर्म को 0 होना पड़ेगा। और अगर किसी ने कह दिया कि गैस एक्सपैंड कर रही है एडियाबैटिकली, मैं कहूंगा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आना चाहिए, पर गैस के एक्सपेंशन के साथ साथ गैस मॉलिक्यूल ठंडे होते जा रहे हैं, और अगर ठंडे होते जा रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डी की टर्म नेगेटिव होती जा रही है, तो इन दोनों का सम अब एंट्रोपी चेंज को 0 बना। अब देखो गैस एक्सपैंड कर रही है एडियाबैटिकली, वॉल्यूम तो बढ़ गया, पर जब गैस मॉलिक्यूल ठंडे हो रहे थे, उनका टेम्परेचर कम हो रहा था, तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था गैस मॉलिक्यूल्स का,
अब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से इस डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहे थे। पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये था, अब ये है। एनर्जी की वैल्यूज, एनर्जी की रेंज कम होती जा रही है, यानी कि एनर्जी का डिस्पर्जन कम होता जा रहा है। तो ऐसी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज घटेगा, नेगेटिव होगा, भले ही गैस एक्सपैंड कर रही है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी तक किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? मैं अक्षय। सर ये पूछना था सर, यहाँ इंटीग्रल dt हो रहा है पर साथ में इंटीग्रल dv हो रहा है, तो मेनली इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट मैं दोनों की देखो, यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं ना, तो इसकी लिमिट्स मेरी क्या है? इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। अगर मैं dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं यहाँ t1 इनिशियल, t1 t2 फाइनल। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ v की टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि मैं p/t को किसी तरह वॉल्यूम की टर्म में ले आऊंगा, तो फिर मैं इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम देखूंगा। मतलब ये कहने का हो गया, इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट का वेरिएबल, इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट का वेरिएबल। क्वेश्चन? आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस में भी जीरो होना चाहिए डेल्टा एस। दोबारा बोलो। आइसोथर्मल आइसोकोरिक प्रोसेस में भी डेल्टा एस जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए ये बताओ। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मली हो रही है, क्या गैस एक्सपैंड नहीं कर सकती? दोनों, आइसोथर्मल आइसोकोरिक दोनों हो। अच्छा, दोनों प्रोसेस। अच्छा, तब तो ठीक है। आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, आपने वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया, यानी कि आप कह रहे हो कि मैंने प्रोसेस एक कॉम्बो बनाई हुई है, एक प्रोसेस साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल है, साइमल्टेनियसली आइसोकोरिक भी। यही कह रहे हो ना? आई यस सर। हाँ, उस केस में एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा, यानी कि आपने गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ना भी नहीं अलाउ किया और गैस के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना भी नहीं अलाउ किया। तो ऐसे केस में ये नंबर मेरे लिए जीरो हो जाएगा। ओके, तो अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं। अब नेक्स्ट 15 मिनट तक अब आप फिर से चुप रहोगे, मैं खुद पूछूं। तो अब सपोज, अब मैं यहां तक कंडीशन कोई नहीं लगा रहा था, लेकिन अब मैंने यहां से कंडीशन लगानी शुरू कर दी। इफ आवर सिस्टम is of ideal gas, from this equation number 1, I will write this equation as NCVM dt by t का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ p by t into dv. This is NCVM ln dt by t का इंटीग्रेशन। लेट से गैस का टेम्परेचर इनिशियली T1 है और गैस का फाइनल टेम्परेचर T2 है, एंड P by T I am writing as NR by V into D in the limits initial volume V1 to V2. Now I will write it as NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V. This will be entropy change for the gas undergoing any process, whether it is isothermal, whether it is isobaric, whether it is isocoric. पर ये ध्यान रखो, यहां तक तो ये पूरा इक्वेशन इट इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी। बट नाउ दिस इज वैलिड फॉर ओनली आइडियल गैस। This relation is useful only for calculation of entropy change for the system, only for the ideal gas. Now suppose if someone is saying I am talking of phase transition, phase transition, system solid से liquid बन रहा है at its melting point when temperature is its melting point. जब भी फेज ट्रांजिशन होगी इक्विलिब्रियम आएगा, प्रेशर फॉर द सिस्टम इज कांस्टेंट।
यहाँ तो वैसे भी सॉलिड लिक्विड है, तो प्रेशर वैसे ही सिस्टम का कांस्टेंट है। तो फेज ट्रांजिशन अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं ये कह सकता हूं इस वक्त जब कोई सब्सटेंस सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे अपने लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो प्रोसेस आइसोबारिक भी है, आइसोथर्मल भी है। इस वक्त अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैंने कुछ हीट इस सॉलिड को दी, तो जो मैं हीट इसको सप्लाई कर रहा हूं वो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और वो लेटेंट हीट सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं करने दे रही, क्योंकि जब आप मेल्टिंग पॉइंट पे होते हो, जब तक सारा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता, मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होगा। पर आपने हीट तो दिया, क्योंकि ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है, और अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसके लिए Q फॉर द प्रोसेस विल बी QP, क्योंकि प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। Q ने अपने आप को अगर QP बनाया, देन दिस इज नथिंग बट डेल्टा H, क्योंकि QP इज डेल्टा H ऑलवेज वैलिड। Q इज QP ओनली व्हेन प्रोसेस इज आइसोबारिक। तो मैं कहूंगा जब आप किसी भी सब्सटेंस को मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करते हैं, तो वो हीट उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज बेसिकली इट्स डेल्टा H, और क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H इज पॉजिटिव। तो Q फॉर द प्रोसेस is basically now QP, and it is a reversible process. I can write delta S is dq reversible by T का integration, but now my process is automatically occurring at constant pressure, तो मैं यहाँ पे टैग लगा दूंगा QP का। dqp by T का इंटीग्रेशन पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल भी है, तो इस वक्त टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। dqp रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन बन गया qp रिवर्सिबल बाय T, विच इज डेल्टा H बाय T। तो ये ध्यान रखो, जब तक आप एंट्रोपी कैलकुलेशन करने के लिए रटना शुरू कर दोगे तो आपके हाथ से चीजें जाएंगी। आपको इस इंटीग्रेशन को होल्ड करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। द मोमेंट मेल्टिंग पॉइंट की बातें हो गई, फेज ट्रांजिशन की बातें होगी, आपको पता होना चाहिए T कांस्टेंट है, T इंटीग्रेशन से बाहर। तो dq रिवर्सिबल इज Q, पर आपका Q अब की बार QP बन चुका है, क्योंकि प्रोसेस इज द कांस्टेंट प्रेशर। एट द मेल्टिंग पॉइंट देयर इज इक्विलिब्रियम, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो Q इज QP रिवर्सिबल, which is delta H. So enthalpy of fusion by temperature, this temperature is melting point. तो आप खुद देख सकते हो, जब आप आइस को 0 डिग्री पे मेल्ट करते हो, आइस को 0 डिग्री पे मेल्ट करते हो, तो सराउंडिंग से आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी। वो हीट एब्जॉर्प्शन, उसके लिए ये नंबर पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है, तो ओवरऑल एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है जब सॉलिड से लिक्विड में। क्योंकि अब आप यहाँ क्या कर रहे थे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो हीट डाल रहे थे सिस्टम को, वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही थी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रही थी। एटम मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे थे। अब लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैव मोर वैरायटी ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। सॉलिड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो सॉलिड्स की एनर्जी एक लिमिटेड रेंज में है, पर लिक्विड्स के पास एनर्जी की एक वाइड रेंज पॉसिबल है। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेसिकली, जिसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ गई। तो बेसिकली मैं कहूंगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी अटेन करने की पॉसिबल वैल्यूज की एक रेंज बड़ी है। सॉलिड में तो मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड है, तो रिस्ट्रिक्टेड रीजन में सॉलिड मॉलिक्यूल्स का एनर्जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नैरो है। तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड स्ट्रक्चर मुझे मोर अनऑर्गेनाइज्ड दिखता है। इसलिए मैं बोलूंगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। बट डोंट थिंक कि मैं आपको कोई डेरिवेशन करा रहा हूं, मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। बस ये न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेस आपको पता होने चाहिए किस कंडीशन में क्या लगा। मेरे लिए जब भी क्वेश्चन एंट्रोपी चेंज का आ गया न्यूमेरिकल में,
सीधा पहला फंडा मैं इस पे जाता हूं, मेरा पेन ऐसे चलना चाहिए। फिर मैं देखूंगा अच्छा क्वेश्चन में गैस बोला है तो तुरंत इस पे आ, जैसे क्वेश्चन में मेरे पास आ गया सॉलिड विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, तुरंत मैं इस पे आ गया। आपको उस इंटीग्रेशन को यूज करना आना चाहिए, अदरवाइज एंट्रोपी चेंज आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। है बड़ी आसान चीज, बहुत ही आसान। लेकिन अगर कोई ये कह दे if there is a liquid which is at its boiling point, that is again phase transition. If a liquid is at its boiling point, तो बॉइलिंग पॉइंट पर होता क्या है? लेट्स से वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर फेज। इस समय भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा सिस्टम का, एंड पी ऑफ द सिस्टम विल बी पी एक्सटर्नल, लेट्स से 1 atm। दिस इज द डेफिनेशन कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम यानी कि वाटर वेपर के कारण जो भी सिस्टम का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, तभी बॉइलिंग स्टार्ट होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे सिस्टम का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, एंड द मोमेंट एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर हो गया तो ये प्रोसेस आपके लिए बन गई रिवर्सिबल। तो मैं कह दूंगा pressure will be constant, so P is constant, T is constant for the system, so delta S is dq reversible by T का integration, because P of the system becomes P external, let's say 1 atm atmospheric pressure, देन मैं यहां टैग लगा दूंगा QP, तो T इंटीग्रेशन से बाहर आएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, DQ रिवर्सिबल P का इंटीग्रेशन ये बन जाएगा अपने पास QP रिवर्सिबल, एंड दिस नंबर इज नथिंग बट डेल्टा H बाय T, एंड दिस डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि आप डेल्टा एस को डेल्टा एच बाई टी दो ही कंडीशन में कर सकते हो, डेल्टा एस से डेल्टा एच बाई टी दो ही कंडीशन में, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, जब कोई सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो उस वक्त दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस नंबर इज QP, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, and this is latent heat of fusion, and this temperature is boiling point. तो अगर किसी ने कहा कि हमारा लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, तो मैं कहूंगा उस वक्त मेरा लिक्विड जब बॉयल कर रहा है तो वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। यहां तक कुछ डाउट किसी ने पूछना हो? सर आपने वो डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला लिखा है NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, इसमें अगर आइसोथर्मल हो गया तो ये नंबर 0 हो जाएगा, खत्म। हाँ सर लिमिट क्या लगी? नीचे वाला, इसके नीचे वाला फॉर्मूला, हाँ इसमें ये वाला, अगर हाँ आइसोथर्मल में ये खत्म। हाँ NR ln जब प्रोसेस V5 आइसोथर्मल है, जब प्रोसेस आइसोथर्मल है, अब या तो गैस एक्सपैंड कर रही है या कंप्रेस कर रही है। अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, और अगर आपने आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया तो वॉल्यूम घट जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, उस केस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। आपने तो आइसोथर्मल का Q रिवर्सिबल बाय T फॉर्मूला लिखवाया था पहले, वो इंटीग्रेशन में से T बाहर आ अब जाएगा। हमने Q रिवर्सिबल की वैल्यूज नहीं निकाल ली, हमने अब उस Q रिवर्सिबल की वैल्यूज तो फाइंड की है। ये जो हमने पहले लिखा था Q रिवर्सिबल T इंटीग्रेशन से बाहर, DQ रिवर्सिबल इंटीग्रेशन के अंदर था, तो DQ रिवर्सिबल में कौन सी दो चीजें आ रही थी? DQ रिवर्सिबल में DE और DW आ रहा था। अगर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है
तो डेट ई वाला टर्म चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो, सिर्फ वर्क बचाना। और वर्क क्या होता था आइसोथर्मल प्रोसेस का? एनआरटी ln V2/V1। जब एनआरटी ln V2/V1 है और डिवाइड बाय टेम्परेचर करोगे तो वो वापस एनआर ln V2/V1 ही हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? सर उस स्टूडेंट से जिसने अभी ये पूछा था, क्या उसे क्लियर है ये? यस सर। ओके। सर आपने इंटीग्रेशन के अंदर लॉग कैसे लिया? सर वहां पे गलत हो गया वो। ये dt/t है। ओके सर। ओके, तो सर वो अब हम रियल गैसेस के लिए को हम कहीं सर एनआर वहां पे मैं ये नहीं लिख सकता p/t को nr/v नहीं लिख सकता, पर ये तो जरूर कह सकता हूं अगर मेरी रियल गैस एक्सपैंड करेगी तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरी रियल गैस कंप्रेस करेगी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। बस ये अलग बात है कि यहाँ इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज बदल जाएंगे। मैं कोई वंडरवॉल इक्वेशन से p/t की वैल्यू डाल के v की टर्म में फिर इंटीग्रेट करूं, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग कि रियल गैस अपने पार्ट में नहीं, पर मायने वही रहेंगे। रियल गैस भी जब एक्सपैंड करेगी या कंप्रेस होगी, डीवी टर्म जब पॉजिटिव होगा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, डीवी टर्म जब नेगेटिव एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, प्रोवाइडेड टेम्परेचर तुमने कोई अभी कुछ नहीं किया वो टेम्परेचर में। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब अपन ने फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एस निकाला है सर, ये एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि सर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट है और टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट भी कांस्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है मतलब वो मेरे लिए कोई पॉजिटिव नंबर है ना, कुछ वैल्यू है ना, वो जीरो तो नहीं है। हम डेल्टा एच की वैल्यू जब रखते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू आप ये रखते हो ना NCP/dt। यस सर। तो बेसिकली जब कोई मेरा सिस्टम अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया या मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, उसे लिक्विड से गैस बनना है तो वो हीट तो एब्जॉर्ब करेगा ना। यस सर। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच या क्यू नंबर पॉजिटिव होगा ना, जीरो तो नहीं होगा। यस सर। हाँ तो पॉजिटिव नंबर के लिए डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके सर। एनी अदर क्वेरी? सर हाँ जी पूछिए। सर ये फेज ट्रांजिशन में सर प्रेशर भी कांस्टेंट लिया और टेम्परेचर भी कांस्टेंट लिया सर, सिर्फ वॉल्यूम पहले कैसे ये चेंज बताओ हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में कोई प्रेशर का रोल आएगा? नो सर। नहीं ना, नो सर। प्रेशर तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे। और अगर मैं सपोज करो एक ओपन कंटेनर में आइस को मेल्ट कर रहा हूँ 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ओपन कंटेनर इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग, तो पी सिस्टम मेरा पी एक्सटर्नल ही हो गया। जब जब पी सिस्टम पी एक्सटर्नल है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, नाउ लिक्विड टू गैस। लिक्विड बॉयल कब करेगा? ये डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ योर सिस्टम बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि पी सिस्टम जब पी एक्सटर्नल के बराबर हो गया तो अब प्रेशर में चेंजेस नहीं आएंगे। जब अंदर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा तो पी इज कांस्टेंट। उस वक्त आप लिक्विड के अंदर जितनी हीट ऐड करोगे वो हीट गैस का प्रेशर नहीं अब चेंज करेगी, वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने का काम करेगी। वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट कर रही है पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। वो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी, वो हीट, वो प्रेशर चेंज नहीं करेगी। So that heat which is stored in the liquid, which is being stored, that is to increase the potential energy among the liquid molecule. और लिक्विड से गैस बनते वक्त सिस्टम में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। इज दैट क्लियर? जिस स्टूडेंट ने अभी मेरे से पूछा था उसको ये क्लियर है या कुछ पूछना अभी? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। लेकिन स्टोरी सिर्फ यहां पे खत्म नहीं हुई, पर एक चीज याद रखना, अगर हम अब नेक्स्ट अपनी 4 क्लासेस इनऑर्गेनिक पे लगाएंगे तो मेरी ये बात आप कान खोल के सुन लो। नेक्स्ट वीक जब हम एंट्रोपी पे वापस आएंगे ना, हमने सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। तो बीच में ये जो 4-5 दिन का गैप होगा, डोंट एज्यूम कि आप मंडे को जब फिर से मैं फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास लूंगा तो आप बिल्कुल ब्लैंक होके बैठोगे।
आपके लिए रोना आ जाएगा अगर आपने रिवाइज करके ना आए। मैं आपको डरा रहा हूं और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ये रिवाइज नहीं किया मंडे तक और ब्लैंक होकर नेक्स्ट वीक की क्लास में आ गए तो आप सच में पछताओगे कि हमने थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ पढ़ा ही क्यों। क्योंकि अभी तक मैं बहुत इजी 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 सारी चीजें बता रहा हूं, पर आपके लिए मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उनको पढ़ने के लिए। तो आई रियली रिक्वेस्ट कि प्लीज नेक्स्ट मंडे जब फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास होगी तो आप सारा कुछ पढ़ के आओगे। एंट्रोपी वाला पार्ट जो पिछली क्लास का था और जो आज वाली क्लास है, ये 2 लेक्चर को पर्टिकुलरली। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने लगा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। एंड दिस इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। सपोज करो मैं किसी प्रोसेस को ए से सिस्टम को बी स्टेट में रिवर्सिबली लेके जा रहा हूं और मैं सिस्टम को ए से बी में इरिवर्सिबली लेके जा रहा हूं। मेरी 2 प्रोसेसेस है, एक प्रोसेस रिवर्सिबल, एक प्रोसेस इरिवर्सिबल। अगर कोई मुझे ये कह दे इस पाथ के लिए, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालो, तो मैं कहूंगा नहीं निकाल सकता, क्योंकि डेल्टा एस को डी क्यू रिवर्सिबल से मतलब है कि सिस्टम ने कितना हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबली किया। लेकिन इस पाथ के लिए जो क्यू है, सिस्टम के लिए जो भी क्यू होगा वो क्यू इरिवर्सिबल। ये क्यू यहां का क्यू रिवर्सिबल नहीं होगा फॉर दिस पाथ, फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्यू इज क्यू रिवर्सिबल। अगर कोई मुझे ये कह दे कि मेरा सिस्टम रियलिटी में एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस कैसे निकालोगे? हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें ये पता है कि एस इज ए स्टेट फंक्शन। और मुझे शायद अब ये बताने की जरूरत नहीं कि स्टेट फंक्शन को हमने 2 बार मैथमेटिकल प्रूव कर दिया। तो अब मैं ये कहूंगा उसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव पाथ, रिवर्सिबल पाथ के अलोंग डेल्टा एस निकालूंगा। फ्रॉम द सेम स्टेट टू सेम स्टेट मैं इस पाथ के अलोंग। अब ये अनवांटेड पार्टिकल कौन है? सौरभ निकाल रहा है। सौरभ सिंह और तन्मय। तन्मय, सर उसे ढूंढ के बाहर कीजिए। और सौरभ सिंह भी सर। ओके, टीम लॉक कर दीजिएगा। सर वो पहले ही निकल। अगर कभी कोई हमें ये कह देना कि देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस निकालो, तो हम उस पाथ के लिए तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर हम सिस्टम को सेम स्टेट से सेम स्टेट तक वाया रिवर्सिबल पाथ हाइपोथेटिकली लेके जाए, तो इस पाथ में जितना डेल्टा एस आएगा, ए से बी में जितना भी डेल्टा एस की वैल्यू होगी, वो सेम वैल्यू आप इरिवर्सिबल पाथ के लिए असाइन करोगे। यानी कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस कैसे निकालना है? एक ऑल्टरनेटिव रिवर्सिबल पाथ से हमेशा, क्योंकि आप ए स्टेट से बी स्टेट तक भले ही इरिवर्सिबली आ रहे, लेकिन आप उसके लिए डेल्टा एस एक ऑल्टरनेटिव पाथ से इमेजिन करके निकाल रहे हैं। तो किसी प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज निकालनी है तो सिस्टम भले ही एक्चुअली इरिवर्सिबली अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, पर आपने किसी ऑल्टरनेटिव पाथ से रिवर्सिबली उसका डेल्टा एस निकाला, और वही डेल्टा एस आप इस पाथ के लिए असाइन करोगे। अगर यहां का डेल्टा एस 10 आया
तो वही डेल्टा एस इरिवर्सिबल वाले पाथ का काउंट किया जाएगा। पर ये ध्यान रखना, ये मत कह देना सर इरिवर्सिबल के लिए आपने डेल्टा एस क्यों लिखा। मैं कह रहा हूं डेल्टा एस में इरिवर्सिबल पाथ के लिए बता सकता हूं, पर उसको कैलकुलेट करने का तरीका मेरा रिवर्सिबल पाथ वाला होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो मैंने एक चाय का कप लिया और मैंने इसे कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि ओपन कंटेनर में गर्म किया। मैंने इसका टेम्परेचर T1 से T2 तक राइज किया, लेकिन इस टेम्परेचर को सप्लाई करते वक्त सपोज सिस्टम ने अगर 50 जूल की हीट एब्जॉर्ब की, और मैंने ये कह दिया कि मैंने सिस्टम में ये जो हीट डाली ना, ये हीट जो ऐड की है वो मैंने बहुत धीरे धीरे ऐड की, इतना स्लोली 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 हीट सप्लाई किया कि इसके टेम्परेचर को T1 से T2 तक आने में इनफाइनाइट ईयर्स लग गए। तो वो मैं बोलूंगा कि मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल पाथ का, यानी कि मैं इतनी धीरे धीरे इसके अंदर हीट ऐड कर रहा हूँ, हीट ऐड कर रहा हूँ टेम्परेचर राइज करने के लिए, पर वो हीट इतनी स्लोली 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 ऐड कर रहा हूँ कि सिस्टम के हर पार्टिकल तक ये इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रही है कि हीट सिस्टम में आ रही है। उस हीट का फ्लो सिस्टम के हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का यूनिफॉर्मली टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो मैं हर पॉइंट पे टेम्परेचर का T डिफाइन कर सकता हूं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा करते वक्त सिस्टम ने 50 जूल की हीट एब्जॉर्ब की, तो ये जो 50 जूल की हीट एब्जॉर्ब सिस्टम करेगा, मैं इस नंबर को यहां रख सकता हूं एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के लिए। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, T1 से T2 तक पहुंचाने में मुझे इसको 40 जूल देने पड़े, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबली हुई। अब सिस्टम ने 40 जूल हीट जो एब्जॉर्ब की है ना, इसके ऊपर टैग लग गया Q इरिवर्सिबल। अब आप इस 40 को यहां रख के एंट्रोपी चेंज नहीं बता सकते। यानी कि जब सिस्टम किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करता है, उसने जो हीट सच में एब्जॉर्ब की है वो सिस्टम के लिए डेल्टा एस कैलकुलेट करने में आप यूज नहीं कर सकते। उसके लिए चाय के लिए सेम टेम्परेचर से सेम टेम्परेचर तक मुझे कॉपी पे मैथमेटिकली एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा इसका क्यों रिवर्सिबल पता करने का। कि अगर मैंने चाय के टेम्परेचर को T1 से T2 तक रिवर्सिबली लेके आना होता तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती, मुझे वो नंबर ढूंढना पड़ता, फिर मैं उसकी वैल्यू यहां रख के डेल्टा एस निकालता। मैं डायरेक्ट 40 की वैल्यू यहां नहीं रख सकता। तो इसलिए जब भी कोई आपसे ये कह देना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप बोलोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस निकालना हो तो एक ऑल्टरनेटिवली एक रिवर्सिबल पाथ से निकालेंगे, पर दैट पाथ शुड बी मस्ट द कनेक्टिंग द सेम स्टेट टू द सेम स्टेट। ये नहीं कि उसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट हमारी बदल गई। तो किसी भी प्रोसेस में फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस heat absorbed or lost by the system, which is Q for the system, is Q irreversible. We cannot use Q irreversible to calculate delta S for the system. सिस्टम का टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज फाइनाइट है, बट वी विल कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर द सिस्टम इन एन ऑल्टरनेटिव रिवर्सिबल पाथ connecting those same two states.
और निकालना हमने इसी फॉर्मूला से डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन। पर ये जरूर है, सिस्टम ने जब इरिवर्सिबली हीट लूज की, इरिवर्सिबली हीट गेन की, जो हीट वो लूज गेन कर रहा है वो उसका क्यू है, पर वो जो भी उसका क्यू है वो उसका क्यू इरिवर्सिबल है, क्यू रिवर्सिबल नहीं है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, सिस्टम के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव रिवर्सिबल पाथ से क्यू रिवर्सिबल निकाल के फिर ये फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करना, करके सॉल्व करना। इस तरीके से हम डेल्टा एस निकालेंगे। पर आपको मैं पहले से बता चुका हूं डेल्टा एस कैसे निकालें। हमने जो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक के प्रोसेस किए थे, अभी आपने वो चारों केस देखे थोड़ी देर पहले, तो उसमें हम बार बार हमने डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकाली थी ना। चेक करो अपनी इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, डी क्यू रिवर्सिबल इज एन सीवी डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन प्लस पी बाई टी डीवी का इंटीग्रेशन। चेक करो अभी थोड़ी देर पहले डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी की वैल्यू निकाली थी। Yes, sir. बिल्कुल वही मेथड से हम हर सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। पर जो वहां का क्यू रिवर्सिबल है ना, सिस्टम के लिए क्यू रिवर्सिबल हो ये जरूरी नहीं। जो क्यू रिवर्सिबल बाय टी की वैल्यू आपने निकाली है वो एक्चुअल में सिस्टम फॉलो कर रहा है ये जरूरी नहीं है। अगर प्रोसेस सच में सिस्टम रिवर्सिबली फॉलो कर रहा है तो क्यू सिस्टम का क्यू रिवर्सिबल ही होगा। पर अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्यू फॉर द सिस्टम इज नॉट क्यू रिवर्सिबल जो आपने निकाला। पर आपके वाले क्यू रिवर्सिबल से हम एंट्रोपी चेंज जरूर निकालें। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी ना बच्चों, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी इज एन सीवीएम डी टी प्लस पी डीवी डिवाइडेड बाय टी एंड देन इट्स इंटीग्रेशन। चेक करो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखी थी जहां पर मैंने लिखा है दिस इज वैलिड फॉर सॉलिड लिक्विड गैस। चेक करो वो नोट्स में है इक्वेशन कहीं लिखी अभी थोड़ी देर पहले। यस सर, पहले लिखा है। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर डी क्यू पुट कर रहे हो ये सिस्टम के लिए एक्चुअल का क्यू नहीं होगा जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी। लेकिन अगर सिस्टम सच में रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तब आप बोल सकते हो कि यही सिस्टम का एक्चुअल क्यू है। यानी कि क्यू छलिया है। क्यू अपने आप को कभी क्यू रिवर्सिबल बनाएगा, क्यू अपने आप को कभी इरिवर्सिबल बनाएगा। जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो क्यू जैसे ही क्यू रिवर्सिबल बनता है वही क्यू रिवर्सिबल से हम उसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। पर अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्यू इरिवर्सिबल बन गया, उससे हम उसकी एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल रहे, अभी भी हम निकाल रिवर्सिबल मेथड से रहे, प्रोवाइडेड हम सेम स्टेट से सेम स्टेट की बात करें। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. And one last point, which is again the most important point. सर हाँ, कोई गर्ल स्टूडेंट की आवाज आई? यस सर। सर मुझे हमने जो कल डिराइवेशन किया था उसमें हमने देखा था ना कि डेल्टा एस फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस वो लेस देन 0 आ रहा था, मतलब वो स्टेट फंक्शन नहीं हो रहा था। नहीं था, पर वो डेल्टा एस नहीं था, वो ये था जो, मेरे को अपना नाम बताओ। तनीषा। हाँ तनीषा, कल जो हमने ढूंढा था ना, हमने ये नंबर ढूंढा था, ये नंबर लेस देन 0 आ रहा था साइक्लिक पाथ में। हाँ सर। इसीलिए तो कहा था कि ये नंबर स्टेट फंक्शन नहीं है। हाँ सर। ये डेल्टा एस नहीं है। अच्छा ये डेल्टा एस ही नहीं है। हाँ। ये तो डेल्टा एस ही नहीं है। गुड क्वेश्चन। अब तनीषा तुम्हारे वाले पॉइंट पे मैं दोबारा से आ रहा हूं, तो तनीषा वाले पॉइंट पे मैं दोबारा से आ रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिस्टम को ए स्टेट से बी स्टेट तक रिवर्सिबली लेके जा रहा हूं और ए स्टेट से बी स्टेट तक इरिवर्सिबली लेके जा रहा हूं, तो इस पाथ के लिए, ए से बी रिवर्सिबल के लिए डेल्टा ई फॉर रिवर्सिबल पाथ और डेल्टा ई फॉर इरिवर्सिबल पाथ, क्या ये दो नंबर सेम तो रहेंगे ना? यस सर। क्योंकि एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। अब मैं ये लिख सकता हूं क्यू रिवर्सिबल
plus W reversible for the path 1. This is path 1 and this is path 2. This is Q irreversible plus work irreversible, that is for path 2. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव है, तो मान लेता हूं कि ए से बी में सिस्टम ने -80 जूल वर्क किया। मुझे अब ये बताओ, इररिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क आता है वो मोर नेगेटिव आता है या लेस नेगेटिव आता है? लेस नेगेटिव। तो मैं मान लेता हूं -60 आए। सपोज किसी प्रोसेस में ए से बी में इंटरनल एनर्जी का चेंज 100 है, तो वो तो यहां के लिए भी 100 है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस के लिए जो Q होगा वो 180 होगा, तभी ये नंबर 100 आएगा, और यहां का Q फिर 160 होगा क्योंकि डेल्टा ही तो 100 है। तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जो Q रिवर्सिबल की वैल्यू है वो Q इररिवर्सिबल से ज्यादा है। अगर मैंने प्रोसेस को रिवर्सिबली करवाऊं या इररिवर्सिबली कराऊं, पर मैंने आपको ये एग्जांपल एक्सपेंशन से बताया। फॉर एक्सपेंशन Q रिवर्सिबल की वैल्यू Q इररिवर्सिबल से ज्यादा है। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, नाउ अगर मैंने कंप्रेशन करवाया होता, सिस्टम को सपोज मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है, तो कंप्रेशन का वर्क अगर मैं रिवर्सिबल में और इररिवर्सिबल में कंपेयर करूं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कंप्रेशन का वर्क रिवर्सिबल में था +50 जूल फ्रॉम ए टू बी। मैंने गैस को कंप्रेस किया और 50 जूल का वर्क सिस्टम के ऊपर करना पड़ा। तो मुझे ये बताओ, अब इररिवर्सिबल वाला वर्क जो होगा सिस्टम के लिए पॉजिटिव ही है, कंप्रेशन की बात हो रही है, तो 50 से ज्यादा वर्क होगा, करना पड़ेगा, या 50 से कम करना पड़ेगा? ज्यादा। क्योंकि इररिवर्सिबल के केस में वर्क ऑफ कंप्रेशन ज्यादा पॉजिटिव है। तो मान लेता हूं कि ये नंबर 80, पर डेल्टा ई अभी भी 100 ही है। तो अब मैं इस नंबर को 100 बनाने के लिए क्या लिखूं? यहां पे कितना लिखूं कि ये नंबर 100 बन जाए? -150, और इसे 100 करने के लिए -180। अब मुझे एक बात बताओ, Q रिवर्सिबल -150 है और Q इररिवर्सिबल -180 है, विद साइन ही हम बात कर रहे हैं। क्या मैं अब भी बोल सकता हूं Q रिवर्सिबल Q इररिवर्सिबल से बड़ा आ गया, क्योंकि -150 इज बिगर देन -180? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। अग्रीड? तो मैं ये जरूर कह सकता हूं, चाहे प्रोसेस एक्सपेंशन की हो, चाहे प्रोसेस कंप्रेशन की हो, लेकिन जब जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, हमेशा Q रिवर्सिबल, हमेशा Q रिवर्सिबल Q इररिवर्सिबल से बड़ा होगा। दिस इज फॉर एवरी प्रोसेस, whether it is expansion or compression. अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो अब ये नंबर मेरे लिए डेल्टा S है। इट इज ग्रेटर देन Q इररिवर्सिबल बाय T, जो कि मैंने कल एक बड़े सारे इररिवर्सिबल कार्नोट से प्रूव भी किया था। तो Q इररिवर्सिबल बाय T इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा S। तो मैं ये लिख सकता हूं, Q इररिवर्सिबल बाय T इज लेस देन डेल्टा S, बट आई कैन ऑल्सो राइट Q रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू डेल्टा S। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट?
क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? ओ ओके, तो मैं इन जनरल ये लिख सकता हूं Q by T is less than or equal to delta S. दिस इक्वालिटी कब आएगी? जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। क्यों रिवर्सिबल होगी? लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हुई तो सिस्टम के लिए क्यू इरिवर्सिबल है, तो फिर ये इक्वालिटी नहीं आएगी, फिर ये लेस देन का साइन आएगा। क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जनरल वे में लिख दिया। अब अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो क्यू बन जाएगा क्यू रिवर्सिबल, तो मैं क्यू रिवर्सिबल बाय टी के लिए इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा। और अगर प्रोसेस हुई इरिवर्सिबल तो क्यू इरिवर्सिबल, क्यू की वैल्यू है, फिर यहां इक्वालिटी हट जाएगी, लेस देन का साइन रह जाएगा। क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? यस सर। ओके, गुड। नाउ if I say here from this equation, this is valid every time. Q by T is less than or equal to delta S is valid every time. Every time का मतलब क्या? चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। अगर मेरा सिस्टम, if my system is isolated system, अब मुझे ये बात बताओ, इफ अगर मेरा सिस्टम आइसोलेटेड हो, क्या मेरा सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज कर सकता है? हीट एब्जॉर्ब, हीट लॉस, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन। सिस्टम की वॉल्स एडियाबैटिक हो गई, ना वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ना वो हीट लूज कर सकता है। तो मैं उसके लिए ये बोल दूंगा कि क्यू नंबर फॉर द सिस्टम इज 0, बट मेरा सिस्टम इज आइसोलेटेड। तो मैं इस नंबर को जब मैं 0 लेस देन और इक्वल टू डेल्टा एस लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब, मुझे ये बताओ ये इक्वालिटी कब आनी थी? ये इक्वालिटी कब आनी थी? जब प्रोसेस रिवर्सिबल है। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और ये प्रोसेस, ये पॉजिटिव साइन कब आएगा? ये ग्रेटर वाला साइन कब आएगा? जब प्रोसेस रिवर्सिबल। किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। हु इज आइसोलेटेड सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल कौन है? यूनिवर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि आवर यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। अगर यूनिवर्स के लिए कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यहां साइन ऐसा है, यानी कि यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। अगर किसी प्रोसेस रिवर्सिबल है यूनिवर्स के लिए, तो ये साइन इक्वल टू 0। इसका मतलब एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स के लिए या तो पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। बट इफ डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0 करना है, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, otherwise delta s greater than 0, then process must be irreversible for universe। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में एक नियम है, यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो बढ़ सकती है या यूनिवर्स की एंट्रोपी नहीं बढ़ सकती। पर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता चेंज। देयर इज नो साइन लेट दिस डेल्टा एस इज लेस देन 0, यानी कि एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम विच इज यूनिवर्स कैन बी इंक्रीज्ड और कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, कैन रिमेन सेम, बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी डिक्रीज्ड। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि यूनिवर्स में एंट्रोपी क्रिएट कर सकते हो या यूनिवर्स की एंट्रोपी मेंटेन कर सकते हो, पर यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहां पे कितना इंपॉर्टेंट लॉ बन गया,
एनर्जी की जब बात थी यूनिवर्स के लिए, तो एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी डिक्रीज्ड, बट ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स जीरो. Change in energy of universe remains zero. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another form. So total energy of universe remains same. पर entropy में क्या definition होगी? Entropy can either be created but can never be destroyed for universe. इसका मतलब यूनिवर्स में जो जो प्रोसेस हो सकता है, वो कोई प्रोसेस ऐसा हो सकता है जिसमें डेल्टा एस यूनिवर्स का जीरो हो, और जो जो प्रोसेस हो सकता है जिसमें डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव हो, पर ऐसा प्रोसेस कभी नहीं हो सकता जिसमें डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द प्रोसेस फॉर विच यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, जो नहीं हो सकता. दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि दुनिया में दो ही तरह के पॉसिबल प्रोसेसेस, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल भी आपको पता है, सिर्फ कॉपियों पे लिखने वाले. रियलिटी में तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं होते. इसलिए हमारी सराउंडिंग में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब इरिवर्सिबल ही हो रहे हैं. और इरिवर्सिबल के लिए ये साइन इक्वालिटी का यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव नंबर है. यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वही होता है जिसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आए. यानी कि एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स कैन ओनली बी क्रिएटेड और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन बी मेंटेन्ड, बट देयर इज नो ऑप्शन कि यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को घटाए. सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट total entropy for universe can only be increased in a spontaneous process. Spontaneous process की अब डेफिनेशन ही यही बन गई. Only irreversible process can be spontaneous. Irreversible process can also be spontaneous, but वो एक ऐसी spontaneous process है जिसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज जीरो रहेगा, यानी कि यूनिवर्स में एंट्रोपी बनेगी. Yes, any doubt? Sir, I am aware. हाँ हाँ पूछो. बोले हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस भी तो एग्जिस्ट करता ही है. नहीं, कौन सा करता है? एक मिनट, कौन सा करता है? इरिवर्सिबल वाला करता है सर. इरिवर्सिबल नॉन स्पॉन्टेनियस. हाँ बताओ तो सही, कोई एग्जांपल दो. एग्जांपल दो सर. जैसे हम कोई सिस्टम पे काम करें तो वो सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव कर दे और फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी, फिर उसका. एक मिनट दोबारा बोलिए अपना सेंटेंस फिर से. सर मतलब हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाएंगे तो हमारे एंट्रोपी. अब देख सुन, हम किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाएं तो हम हो गए सराउंडिंग, वो सिस्टम हो गया ओपन या क्लोज, उसको मिला के हम दोनों यूनिवर्स हैं. मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. अगर तुम किसी सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव कर सकते हो ना, फिर वो सिस्टम यूनिवर्स नहीं है, फिर वो सिस्टम ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम. समझ में आया ये पॉइंट? यस सर. सो विद दिस, हाँ जी. हाँ सर, ये डेल्टा एस और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय टी इसमें डिफरेंस क्या होता है? सेम यार, वही तो चीज है यार. हाउ फिर सर आपने ये ग्रेटर देन का साइन, ये नंबर डेल्टा एस ही तो है. लेकिन सर कल आपने सर इसे, हाँ सर, सर लेकिन फिर आपने आज आपने सर डेल्टा एस ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाय टी लिखवाया, ये समझ में नहीं है. क्यों? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ये टैग रिवर्सिबल है. मैंने क्या बोला? इफ डी क्यू बाई टी दिस इज डेल्टा से ग्रेटर देन इक्वल टू, आर यू श्योर दिस योर प्रोसेस इज रिवर्सिबल? नो. इफ योर प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, योर प्रोसेस के लिए क्यू क्यू रिवर्सिबल तो है नहीं, तो अब ये नंबर उस सिस्टम के लिए डेल्टा नहीं है, उसके डेल्टा से छोटा है. और अगर आपकी प्रोसेस सच में रिवर्सिबल है
तो क्यू नंबर क्यू रिवर्सिबल बन जाएगा, तो अब ये नंबर डेल्टा ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रोसेस सिस्टम के लिए अगर रिवर्सिबल है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। बट अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो आपका सिस्टम इसे फॉलो करे, उस सिस्टम का ये नंबर तब डेल्टा नहीं हो सकता, उस वक्त यहां पे लेस देन का साइन है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, बट फॉर सिस्टम योर प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। If process is irreversible, then this number is not going to be calculated. It is not going to give you entropy change. It will always be less than the entropy change. But if process is reversible, then this number has taken its this form. तब आप यहाँ equality लगा रहे हैं। Is that clear? Yes sir. सर मजा आ गया सर आज के कंक्लूजन में। ठीक है, गुड, बढ़िया। So going to end up the meeting. Thank you so much. See you in the next class. Next वाली classes inorganic पे चलेंगे। Thank you sir. Okay. At regular time. Bye.